हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं राजन कसौधन अपने इस यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन, परागण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से ही समझेंगे। आइए देखते हैं। परागण बोले तो पॉलिनेशन, किसी पुष्प के पुकेंसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारा पुष्प है, ये वर्तिकाग्र है, ये परागकोश है, जो ये बना हुआ है ये परागकोश है, इसमें परागकण है। तो हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पराग कोश से पराग कणों का निकलकर पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये वर्तिकाग्र है, ये परागकोश है, परागकोश से परागकण ये हैं जो कि परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत। अब ये 2-3 प्रकार का होता है। हमने यहाँ पर 3 प्रकार का होता है इसकी चर्चा की, तो हम लिख देते हैं कि यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। स्वपरागण देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। आइए हम थोड़ा चित्र के माध्यम से स्वपरागण को समझते हैं। ये हमारा 2 फ्लावर है, 2 फ्लावर के चित्र हैं। तो स्वपरागण को कहते हैं जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र से, जब एक पुष्प के परागकण, मान लीजिए ये है, ये स्टेप ये है और ये बी है। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर, ये मान लीजिए कुछ परागकण है, ये निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि ये यहां से परागकण निकलकर कहां पहुंच रहा है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो इस क्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब परपरागण हमारा है। परपरागण में एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। आइए थोड़ा चित्र के माध्यम से देखते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत आपको समझ में आएगा। इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। समझते हैं हम। तो किसी पुष्प के परागकण, इस पुष्प के परागकण का निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए चित्र माध्यम से समझाया गया है आपको कि पौधे ए से परागकणों का निकलकर पौधे बी
के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का पहुंचने की क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन में बेटर कौन, अच्छा कौन होता है? तो जैसे कि स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन में जो पराग कण निकल कर उसी पूर्व के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो ये प्रजाति हमारी वही उसी प्रकार की उत्पन्न होगी, इसमें कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि ये भाई उसी पुष्प के पराग कण हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो इनमें कोई विकास नहीं होगा। लेकिन अगर एक पुष्प के पराग कण निकल कर किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उनके जो जाति है, जो उनकी नस्ल है, उनमें विकास होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब पंडित जी शादी करवाते हैं तो उससे पहले कुंडली मिलाते हैं कि कहीं एक ही तो नहीं मिल रहा है, वो अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि नस्ल में विकास होगा और जो उससे उत्पन्न होने वाली क्योंकि इसमें प्रजनन होता है, जो उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो विकसित होंगी, उनके नस्ल में सुधार होगा। अब जब वो अपने अगर कुंडली उनकी एक ही कुंडली में, मतलब कि वो अपने ही कहीं आस पड़ोस में शादी करवा दिए, तब क्या होगा? नस्ल का विकास होगा ही नहीं। और जब दूर दूर से रहेगा तो भाई नस्ल का विकास होगा। तो सिंपल है, इसी से आप लोग समझिए। तो ये हो गया पर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये बहुत से द्वारा होता है, जैसे जल द्वारा पॉलिनेशन। अगर जल के माध्यम से परागण हो रहा है तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं। वायु द्वारा परागण, अगर हवा के द्वारा परागण हो रहा है तो हम उसे हवा द्वारा या वायु द्वारा परागण कहते हैं। कीट द्वारा, अगर कोई मधुमक्खी है, मधुमक्खी किसी पुष्प पर बैठी है तो उसके पैरों में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनमें परागकण फंस जाते हैं, और जब वो फिर वही मधुमक्खी उड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें परागकण चिपक जाते हैं। तो ऐसे द्वारा परागण को हम कीट द्वारा परागण कहते हैं। किसी पक्षी द्वारा होने वाले परागण को पक्षी द्वारा परागण, चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम परागण, बोले तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कृत्रिम परागण में मनुष्य द्वारा, ये मानव द्वारा, कृत्रिम मतलब है ये मानव द्वारा जो पॉलिनेशन परागण हो रहा है उसको हम कृत्रिम परागण कहते हैं। तो इसको यहाँ पर ये समझाया गया है कि कृत्रिम परागण में मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधों के लक्षण को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षण वाले पौधों को बनाया जाता है, इसको हम कृत्रिम परागण कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, विपुंसन और थैलीकरण। अब हमको विपुंसन देखना। पुष्प में स्वपरागण को रोकने के लिए पराग कोष को विपुंसन यानी काट दिया जाता है, इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं। जैसे ये कि पुष्प में स्वपरागण को रोकने के लिए जो पराग कोष है, जैसे ये पराग कोष है, इस पराग कोष को किसी भी बीज द्वारा या कैंची द्वारा ऐसे इसको काट दिया जाता है, इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं। जब भाई पराग कोष को ही काट दिया गया तो हमारा स्वपरागण होगा ही नहीं, तो इस क्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। अब थैलीकरण, बैगिंग किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में पुष्प के वर्तिकाग्र को थैली द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया में वर्तिकाग्र को थैली द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए बांध जाता है। जैसे ये हमारा वर्तिकाग्र है, इसमें स्वपरागण को रोकने के लिए इसको किसी थैली द्वारा बांध दिया जाता है, और जब इसको थैली द्वारा बांध दिया गया तो स्वपरागण होगा ही नहीं, तो इस क्रिया को हम बैगिंग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा, जैसे ये पॉलिनेशन है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फर्टिलाइजेशन, बोले तो निषेचन। उसको नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए
और इसी तरह मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।